मतलब जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी तो उनके जब पापा फोन उठाते तो मैं लड़की की आवाज में बात करता था। तो वाइफ को कभी चीट करना चाहूंगा तो इसके साथ करना चाहूंगा। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। मतलब लोग भाग कर एक्टर बनते, मुझे भगाया गया था। आई थिंक रिजेक्शन से ही बना हूँ जो भी बना हूँ, और रिजेक्शन ही आपको बनाती हैं। देखिए, ड्रीम गर्ल की ट्रेनिंग मुझे मेरी टीन ईयर्स में मिल गई थी। अच्छा, कैसे? मतलब जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी तो उनके जब पापा फोन उठाते तो मैं लड़की की आवाज में बात करता था। तो वो फोन तो ये मुझे नहीं पता था कि वो जो ट्रेनिंग जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड के पापा से बात करने की थी वो मुझे फिल्म में काम आएगी। तो आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं वही आप बड़े पर्दे पर उतारते हैं। अच्छा, कुछ याद है आपको वो बात? हम सुनना चाहेंगे। आप कैसे किसी के पापा से लड़की बन के बात कर रहे थे? मैं तो बस वो ड्रीम गर्ल की आवाज निकाल सकता। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। अंकल पूजा घर पे है? तो मतलब उनसे अंकल से बात करके बाद में तो वो गर्लफ्रेंड्स, मतलब वो वाली गर्लफ्रेंड जिसके पापा से आप लड़की बन के बात करते थे, वो मैं तो 15 साल का था। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स उसके बाद कॉलेज में मुझे ताहिरा मिल गई थी तो मेरी उन्हीं से शादी हो गई। तो वो वाला ब्रेकअप कैसे हुआ ही नहीं? वो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया था। आई थिंक वो चंडीगढ़ छोड़ के दिल्ली आ गई थी तो मैं इट्स वाज लिटिल डिफिकल्ट। फोन पे तो लॉन्ग डिस्टेंस क्या होता है? तो फोन पे तो लॉन्ग डिस्टेंस कभी लास्ट नहीं करता है मेरे हिसाब से, मुश्किल है थोड़ा। प्रैंक कॉल्स आरजे टाइम पे किए हैं, बिल्कुल किए हैं। लेकिन ड्रीम गर्ल 2 में सिर्फ आवाज नहीं बल्कि पूरा हुलिया ही बदला हुआ था। हाँ। तो उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि सेल्फ लव को एक अलग लेवल पर मैं लेके गया हूँ। मुझे खुद से बहुत प्यार हो गया जब खुद को मैंने मॉनिटर पर देखा अपने आप को। मैंने कहा इतना खूबसूरत तो मैं शायद कभी लगा ही नहीं जिंदगी में। तो मुझे लगा अगर मैं अपनी वाइफ को कभी चीट करना चाहूंगा तो इसके साथ करना चाहूंगा, और अलाउ भी कर देंगे क्योंकि मैं खुद ही हूँ। सो आई थिंक ये ड्रीम गर्ल 2 की खासियत थी। बट या प्रैंक कॉल्स तो ऑफ कोर्स आरजे रेडियो की जिंदगी का हिस्सा रही हैं। बट आई एम ग्लैड वो जो एक्सपीरियंसेस रेडियो के हैं या फिर असल जिंदगी के हैं वो ड्रीम गर्ल 2 में काम है। जब कॉलेज के एग्जाम खत्म हुए थे मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। आपको एक कहानी में बता चुका हूँ। धक्के मार के? हाँ, धक्के मार के। मतलब लोग भागकर एक्टर बनते, मुझे भगाया गया था कि जाओ एक्टर बनो। ये टिकट पकड़ो, ये बैग है आपका, अब चंडीगढ़ छोड़ के मुंबई चले जाओ, यहाँ पे आपका कुछ नहीं हो सकता। तो वो ऐसा बाप मिलना ही बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली आपको उस समय, अब आजकल फिर भी जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनको एक तरह का प्रोत्साहन मिलता है घर वालों की तरफ से क्योंकि काफी एवेन्यूज खुल चुके हैं। उस समय नहीं मिलता था और उस समय ये ऐसा करना बहुत बड़ी बात थी। और मेरे नाम में डबल एन और डबल आर जो है वो मेरे पापा ने ही जोड़ा है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। शुरू से यही मेरी स्पेलिंग्स है। बट ओवरऑल जैसे स्कूल के सर्टिफिकेट में भी डबल एन और डबल आर है, तब कोई नहीं चेंज करता था अपनी स्पेलिंग्स। लेकिन पर स्कूल में कोई पूछता नहीं था ये क्यों लगाया? सबको पता था पापा एस्ट्रोलॉजर है तो इसलिए लगाया। तो आई थिंक जो उन्होंने बोला वो मानता चला गया। बट एक होनहार बेटा बना मैं उनका, और बहुत आई थिंक इस बात पे मुझे बहुत गर्व है। वो मुझे श्रवण पुत्र बोलते थे। आई थिंक जब उनका आखिरी मैसेज भी यही था कि तुम मेरे श्रवण पुत्र हो। सो इनकी ब्लेसिंग्स हैं जो भी। अब उनकी डांट याद नहीं आती? उनकी डांट, बहुत डांट खाई है। और मैं इंट्रिंसिकली जो है मैं इतना एम्बिशियस नहीं हूँ। मेरे अंदर एम्बिशियस डाला गया है मेरे पिताजी द्वारा। अगर वो नहीं इनकरेज करते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। मैं बहुत ही लेट बैक, थिएटर करने वाला, शाम को दोस्तों के साथ चाय पे बैठ जाओ। मेरा एम्बिशन था नहीं कुछ जिंदगी में, तो उन्होंने एम्बिशन इंड्यूस किया है मेरे अंदर। आई थिंक रिजेक्शन से ही बना हूँ जो भी बना हूँ, और रिजेक्शन ही आपको बनाती हैं। मैं हमेशा से ये बोला है कि जितने आपके फेलियर्स हैं, रिजेक्शंस हैं, वही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं। अगर आपको सक्सेस की आदत पड़ जाती है तो फिर आप एक सर्टेन एज के बाद आप फेलियर बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो आई थिंक अगर बचपन से आपने फेलियर देखा है, उतार चढ़ाव देखे हैं, तो आई थिंक यू मेक अ बेटर पर्सन। आपकी सिंगिंग को जो रिस्पांस मिलता है वो कहीं आपको लगता है कि सिंगर ही बन जाते, सिर्फ सिंगर? नहीं, मुझे लगता है कि वो जो जब मैं टिकटेड शो करता हूँ तो टिकट्स इसलिए लोग खरीदते हैं क्योंकि मैं एक्टर हूँ। जितने भी प्योरिस्ट यहाँ पर जो कंज्यूम करते हैं म्यूजिक को, जो मौसीकी के जो है संगीत के बहुत
मैं क्लासिकल म्यूजिक काफ़ी कंज्यूम करता हूँ, सुनता हूँ और काफ़ी कॉन्सर्ट्स में जाता हूँ। तो मेरे हिसाब से जो बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं वो पॉपुलर एक मीडियम है, पॉप मीडियम है। तो वो आपको अपना गाना सबसे अच्छा कौन सा लगता है जो हमें आप सुनाएंगे अभी? सच बताऊं, मैं अपनी फिल्में और अपने गाने सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो उससे आदमी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है। अच्छा, दूसरे का सुना दीजिए। नहीं सुनाऊंगा तो अपना ही। ओके, आप साथ में गाए तो मजा आएगा। अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है। गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं इस पल से उसमें। नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, ए दिल तो बता दे। थैंक यू। एक वर्जन हमने आपका सुना चन्न किता का, वो आपका वर्जन सबसे अलग है। वो आप शुरू से उसको गाना चाह रहे थे क्योंकि बहुत सिंगर्स ने वो गाया है। चन्न किता सुरेंद्र कौर जी ने काफी पहले गाया था, मेरी दादी का फेवरेट सॉन्ग था वो। हाँ, मेरा वर्जन अलग है। आपने सुरेंद्र कौर जी का सुना हुआ? सुना, ऑफ कोर्स सुना हुआ। मैंने सारे वर्जन सुने हैं चन्न किता, बट हाँ अपना वर्जन अलग है, पर मैं अभी वो गा नहीं पाऊंगा काफी। मैंने 2 साल से गाया नहीं है वो गाना। या I can sing some other song. Please. I can sing some other song. Okay. माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, रांझना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, रांझना आया। अखां दा नूर देख के अखियां चो हंझू रुड़ गए। थैंक यू सो मच। कविता भी करते हैं आप? ये जब हम थिएटर किया करते थे तो हम खुद ही अपने डायलॉग्स लिखते थे, कविताएं लिखते थे। तो एक होलसम एक्सरसाइज थी जब हमने कॉलेज में थिएटर किया था। कविताएं तो मतलब जैसे अपने पापा की डांट याद नहीं आती, मैं इस पे लिखा था कि बचपन में पापा की पाबंदियों को तोड़ने में बहुत मजा आता था और बड़े होकर खुद पर लगाई पाबंदियां तोड़ी नहीं जाती। कोई कविता याद आपको? ऐसे टॉप ऑफ द माइंड, मैं भी रिसेंटली पुराना घर जो हमने बेच दिया है पंचकुला में, वहां पर एक छत है हमारी, उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा था कि बचपन में हमारे घर की छत के ऊपर एक छोटी छत हुआ करती थी। हमारे घर की छत के ऊपर एक छोटी छत हुआ करती थी जिसको पहुंचने के लिए, जिस पर पहुंचने के लिए कच्ची सीढ़ी से होकर जाना पड़ता था। और उस कच्ची सीढ़ी से हम चढ़ तो आसानी से जाते थे, लेकिन उतरने में डर लगता था। और ये इश्क भी शायद वैसा ही है। शाहरुख खान और आयुष्मान खुराना एक ही उसमें, आप उस लेवल पे तो पहुंच गए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं शाहरुख सर को अपना आइडल मानता हूँ उस लेवल पर। ऐसा क्यों? उनको देखकर ही मैंने एक्टिंग करना शुरू की थी, और एक्टिंग से ज्यादा वैसे तो नहीं करते आप? अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेना उनसे शुरू किया। पढ़ाई को? मैंने मास कम्युनिकेशन उनको देख के किया था। मैं एक्टर ही बनना चाहता था, हाँ। बट आई स्टडीड मास कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ शाहरुख। अच्छा। कि ये पढ़े लिखे एक्टर हैं, काफी अच्छा बात करते हैं, और आई थिंक वो जो 90s किड्स हैं वो सब शाहरुख फैंस रहे हैं। सो मैं उनको वो मेरे आइडल हैं, वो कंपेयर नहीं कर सकते आप। बस एक वन फिल्म एट अ टाइम मैं सोचता हूँ कि एक फिल्म के टाइम पर उसी के बारे में सोचूं, एक ऐसी फिल्म करूं, जो ऐसा सब्जेक्ट करूं, एक ऐसा विषय करूं जिसको पहले कभी बड़े पर्दे पर नहीं दिखाया गया हो, और एक ऐसी कहानी जो कुछ कहे, अंत में ऑडियंस से बात करे और एक डिस्कशन सामने लेकर आए। ये एक छोटी सी मंशा होती है। बाकी जैसे आपको पता है मैं स्ट्रीट थिएटर बैकग्राउंड से, तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि किसी ना किसी तरह की वैल्यू एडिशन हो जाए जो भी आप पीस ऑफ आर्ट करते हैं या सिनेमा करते हैं।
ये बहुत ही अलग दोनों चीजें हैं। हम्म। थिएटर का यही एक खूबसूरत पार्ट ये है कि आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जैसे कहते हैं, इमीडिएट रिएक्शन, वैलिडेशन ऑडियंस से मिल जाती है। और हम काफ़ी इम्प्रोव करते थे स्ट्रीट थिएटर के टाइम पे, तो रिएक्शन हमारे थिएटर भी काफ़ी फनी होते थे, कॉमेडी होते थे, व्यंग होते, एक तरह के सरकाज़म होता, सटायर होता था सामाजिक मुद्दों पर। बट सिनेमा वैसा नहीं है, आप हमेशा क्रिटिक्स का रिव्यूज़ देखते हैं या फिर बॉक्स ऑफिस पर नज़र डालते हैं। सो दोनों के दोनों मीडियम्स अलग हैं, दोनों की ग्रामर अलग है, पर दोनों मज़ेदार हैं। इसमें कभी डिसअपॉइंटमेंट होती है कुछ रिव्यू देख के या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख के? एक समय पे मैं खुद रिव्यू करता था, अच्छा। और जब रिव्यू करता था तो मैं भी बहुत बेबाक होकर कुछ भी बोल देता था। तो कभी कभी अगर रिव्यू अच्छा, आता है, आप जब फिल्म क्रिटिक थे? मैं जब फिल्म क्रिटिक था तब मैं बहुत ही ऑनेस्ट होता था अपने रिव्यूज को लेकर, फीडबैक को लेकर। लेकिन अब जब कुछ ऐसा रिव्यू आता है जो थोड़ा सा नेगेटिव होता है तो मुझे लगता है कर्मा है। देखो, बात तो सीधी सी है कि पब्लिक का पैसा अगर खर्च हुआ है, वो चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए या फिल्म देखने जाए, पैसा वसूल होना जरूरी है। मेहनत वो शेफ भी करता है, मेहनत एक्टर्स भी करते हैं, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स करते हैं, बट ये उनका काम है रिव्यूअर्स का। तो आई थिंक इट्स फाइन, आपको वो बात लेनी पड़ेगी। अगर ज्यादातर लोग पसंद करते हैं आपकी फिल्म को तो आपको चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन कई ऐसी फिल्में, छोटी फिल्में होती हैं जिनको रिव्यूज़ का एक पुश ज़रूरी हो जाता है, रिव्यूअर्स या वर्ड ऑफ माउथ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। लेकिन कमर्शियल स्पेस में दैट्स लाइक रिव्यू प्रूफ। तो ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों।